चलिए। हेलो हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग। नया दिन, नई शुरुआत आपके साथ। और जैसा कि आप स्पोकन इंग्लिश का सेशन हम लोग सीख रहे थे कि एज वी ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, और इसमें मैंने कल से एक नया सेशन स्टार्ट किया था आपका। जैसे आपको बताया था कि इसका नाम दिया था डीएलएस ना। डीएलएस मतलब डेली लाइफ सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं, हिंदी में तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं मुंह से, बट कभी कभी सोचते हैं कि अगर उसको इंग्लिश में बोलना पड़ जाए तो कैसे हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसके लिए ये सेशन रखा गया है कि मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि कुछ वर्ड्स या सेंटेंस ऐसा रहेगा कि आप उसको एक बार पढ़ें, समझें, और वहाँ पर उसका मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन ना करिएगा, क्योंकि उससे कभी आप सही से अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत अटक आएगी। जैसे मैंने कमर कस ली है, एक सेंटेंस है आज का। मैंने कमर कस ली है। अब देखिए, सेंटेंस अक्सर आप बोलते हैं कि जैसे मान लिया कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप कहते हैं कि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और मैंने अपनी कमर कस ली है। तो यहाँ पर कमर कस लिए का मतलब आप अपनी तरफ से ये मीनिंग या ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं उस काम को करने के लिए। तो अब इस सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करें तो इसमें अगर कमर की मीनिंग देखने जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कमर मीन्स वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या सीखना है आपको कि ये जो हिंदी में सेंटेंस बोला गया है, इसका जो मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश पता है क्या बनेगी? इसकी इंग्लिश बनेगी आई, मैंने, आई हैव पुल्ड अप माई सॉक्स। आई हैव पुल्ड अप माई सॉक्स, ये इसकी मीनिंग है, मतलब हिंदी है। अब इसमें पुल्ड अप माई सॉक्स का मतलब, जैसे आप देखिए फुटबॉल में खिलाड़ी या हॉकी में खिलाड़ी जब जाते हैं तो वो अपना जो सॉक्स है वो पूरा पुल अप कर लेते हैं, पूरा ऊपर तक खींच लेते हैं। इसका मतलब वो अब मैदान में जाने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। तो इसको कहते हैं आई हैव पुल्ड अप माई सॉक्स। ठीक, मैंने कमर कस ली है, आई हैव पुल्ड अप माई सॉक्स, ये हो गया आज का फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, तुम तरोताजा लग रहे हो। तुम तरो ताज़ा लग रहे हो। ठीक है, तुम तरोताज़ा लग रहे हो। जैसे किसी को देखा आपने और लगता है कि बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही फ्रेश लग रहा है, तो अक्सर मुझे लिखा यार तुम तो बहुत फ्रेश दिखाई दे रहे हो, मतलब इतना थकान होने के बावजूद भी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम तरोताज़ा दिखाई दे रहे हो। तो यू लुक टू बी किकिंग एंड अलाइव, क्या कहेंगे इसे? यू यू लुक टू बी किकिंग एंड अलाइव। फाइन। तो यहाँ पर एक वर्ड मैंने दिया आपको, किकिंग एंड अलाइव। तो ये किकिंग अलाइव जो वर्ड है, ये वर्ड आपको बता रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए आप यूज कर रहे हैं वो देखने में बहुत ही एनर्जेटिक है, फुल ऑफ जील, फुल ऑफ इंथुजियाज्म। तो आप कहेंगे यू लुक टू बी, यहाँ पर बी छूट गया, यू लुक टू बी किकिंग एंड अलाइव। ठीक, तो ये सेकंड सेंटेंस हो गया आज का, तुम तरोताजा लग रहे हो। ठीक, यू लुक टू बी किकिंग एंड अलाइव। नेक्स्ट है, तुम हारी हुई बाजी खेल रहे हो। ये सेंटेंस देखिए, अक्सर हम लोग उस सिचुएशन में बोलते हैं जब कोई इंसान कोई ऐसा काम करने जा रहा होता है या करने की कोशिश करता है कि हम सबको लगता है कि ये अब खत्म हो चुका है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा आपको, है ना। तो तुम हारी हुई बाजी खेल रहे हो, यानी कि तुम एक ऐसा काम करने जा रहे हो जो लगभग इम्पॉसिबल है, लोगों के लिए नहीं है ना। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर मेकिंग एन एबॉर्टिव
अटेम्प्ट। अब देखिए सारी खूबसूरती इसमें इस एक वर्ड से है, कौन सा? एबॉर्टिव अटेम्प्ट। एबॉर्टिव जो शब्द है वो बना है अबॉर्शन से। अबॉर्शन का मतलब जैसे आप जानते हैं भ्रूण में जो हत्या हो जाती है उसे अबॉर्शन कहते हैं, यानी कि कोई कोई चीज डेवलप होने से पहले ही जब उसको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वो एबॉर्शन कहलाता है। तो यही कह रहे हैं हारी हुई बाजी, यानी कि यू आर मेकिंग एन एबॉर्टिव अटेम्प्ट, यानी तुम एक ऐसा प्रयास कर रहे हो जिसका फल मिलना ना के बराबर है या मुश्किल है, नामुमकिन है। तो उस सेंटेंस में अब हारी हुई बाजी के लिए एबॉर्टिव अटेम्प्ट आपने यूज किया, तो ये आप याद करेंगे तो आपकी इंग्लिश का लेवल और स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, तुम हारी हुई बाजी खेल रहे हो, यू आर मेकिंग एन एबॉर्टिव अटेम्प्ट। ठीक, और देखिए अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। सही है। अब आप किसी से एक सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए उसे चोट लग गई या उसे कोई परेशानी में था, या मान लीजिए उसे चक्कर आ गया या बेहोश था, अब वो पहले से बेहतर है या नहीं, ये जानने के लिए जब आप सवाल करते हैं तो आप पूछते हैं ना कि अच्छा बताओ अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, है ना। अब जनरली क्या होता है कि इसमें महसूस कर रहे हो, हम लोग जो है वो फील में आईएनजी फीलिंग लगा देते हैं, प्रॉब्लम वहीं पर आती है। लोग अक्सर बोल देते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ, जबकि इसका जो करेक्ट इंग्लिश है वो ये है हाउ डू यू फील नाउ। हाउ डू यू फील नाउ। हाउ डू यू फील नाउ, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अब यहां पर फील में आपने आईएनजी नहीं लगाया, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ते हैं उसको मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि एक वर्ब होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका जेरंड फॉर्म यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता है, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता है। जैसे अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, सी फाइंड हियर होता है, सी में आईएनजी नहीं लगता है। ऐसे ही जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होती हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं उसमें आईएनजी नहीं लगता है, और फील का मतलब महसूस करना होता है, और इसमें भी आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। हाउ डू यू फील नाउ, हाँ, हाउ डू यू फील नाउ। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट एक सेंटेंस हाल का देख लें। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन कराए थे, करते हैं, तो चौथा हो गया, 5 दे देते हैं। आजकल तुम्हारे जलवे हैं, बोलिए। आजकल तुम्हारे जलवे हैं। अब ये देखो इसमें एक वर्ड आया है जलवा। अब जलवा वर्ड है हिंदी का, बहुत ही दोस्तों में आप हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड कहीं ना कहीं, लेकिन अब इसकी अगर इंग्लिश ढूंढने जाएंगे तो किसी डिक्शनरी में शायद बड़ी मुश्किल से मिले आपको, और फिर मिल भी जाएगी लेकिन उसका अगर आप इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वो सही नहीं फिट बैठेगा। अब यहाँ पर जलवे से मतलब, जलवा मतलब आजकल तुम बहुत इंजॉय कर रहे हो, आजकल तुम बहुत मज़े में हो। इसको इंग्लिश में अगर हमने कहना हो तो यू आर कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। एक सेंटेंस है, इसको आप रट लीजिए चाहे तो। आजकल तुम्हारे जलवे हैं, यू आर कमिंग आउट, यू आर कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स। तो यू आर कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब आजकल तुम्हारे बहुत जलवे, यानी कि आजकल तुम बहुत मजे में हो, हाँ, मौज कर रहे हो। तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से बोलिए। ठीक, तो देखिए आज के 5 सेंटेंस मैंने बताए थे जो आपके डेली लाइफ के वो हो गए। अब इस पर बेस्ड जो सेकंड आपका पोर्शन था वो वोकेबलरी पर बेस्ड है, उसको 5 वोकेबलरी आज की जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल रहती हैं। ठीक, वोकेब, so first of all I have given the meaning sentences, and after that I would like to give you 5 vocabulary so that you may enhance your spoken English। हाँ, चलिए इसमें एक वर्ड है अपराध का तरीका। अपराध का तरीका, देखिए अक्सर न्यूज़पेपर में आता है कि पुलिस ने अपराध के तरीकों का पता चला लिया,
या उन्हें अपराध के तरीके का पता लग गया, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस मतलब मोड, मोड मतलब तरीका, ऑपरेंडी मतलब ऑपरेशन, यानी कि जो काम किया गया है उसको किस प्रकार अंजाम दिया गया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी। हाँ ठीक, अपराध का तरीका। और देखिए, फर्स्ट है। सेकेंड होता है आपसी तालमेल। ठीक, यानी कि जिसको आप कह लें समन्वय, एक तरीके से जो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको लिए एक वर्ड इंग्लिश में बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पिरिट डिकॉप्स। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिट डी कॉप्स, CORPS। याद करिएगा, मॉडस ऑपरेंडी अपराध का तरीका, और स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब जो तालमेल होता है, सूझबूझ होती है, उसके लिए आता है। ठीक, चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं, करोड़ों में एक। अक्सर आप सेंटेंस में फ्रेज यूज करते हैं लोगों के लिए कि ये जो है, कोई भी मान लिए कोई ऐसा आर्टिफिशियल आइटम है जो बहुत ही नोवेल्टी में आता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लाखों में करोड़ों में एक है, यानी अपने आप में एक नायाब है ना। तो उसके लिए जैसे कोहिनूर हीरा है, डायमंड है, ताजमहल है, ये सब चीज़ें जो विश्व की धरोहर है उनमें से नायाब है, अपने आप में एक हैं। तो करोड़ों में एक, इसके लिए बहुत अच्छी इंग्लिश हम लोग बोलते हैं मैग्नम, मैग्नम ओपस। करोड़ों में एक मैग्नम ओपस, जैसे कि डायमंड, कोहिनूर डायमंड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोहिनूर डायमंड इज मैग्नम ओपस, ताजमहल इज मैग्नम ओपस, है ना। तो जो चीज़ या जो भी पर्सन के लिए आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नम ओपस। ठीक, और देखिए, एक होता है दिल से, इसे कहते हैं एब इमो फैक्टर। दिल से, जैसे कहते हैं कि ये काम मैं बहुत दिल से करता हूं, तो इसे कहते हैं आई डू इट, या आई परफॉर्म दिस वर्क एब इमो फैक्टर। होल हार्टेडली भी आप बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट वर्ड। और ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये मॉडर्न इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं लिए गए हैं, ये दूसरी भाषा के शब्द हैं जिनको हम लोग मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ईजिली इस्तेमाल करते हैं। और आप देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं, जो कॉलम लिखे जाते हैं, उनमें ये फ्रेज़, ये वर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। और चूँकि आप स्पोकन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी एग्ज़ाम, यानी कि आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आपको रियली हेल्पफुल होंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोर एंड मोर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सी यू टुमारो नेक्स्ट अगेन मॉर्निंग। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।